पिछले एपिसोड में आपने देखा बड़े कलाकार हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन जी थिएटर नहीं करते हैं। जी। हमारे वो हैं नसीर भाई हैं, थिएटर करते हैं। नसीर भाई थिएटर भी करते हैं, सिनेमा करते हैं। लेकिन उनका थिएटर इक्का दुक्का कर लिया। मैं रेगुलर थिएटर कर रहा हूँ। अब बहुत आसान हो गया है क्योंकि अब लो बजट फिल्में बहुत बनने लगी हैं। अब फिल्म का कंटेंट इम्पोर्टेंट हो गया। पहले क्या होता था, स्टार इम्पोर्टेंट होता स्टारडम था। होता तो आज नए नए लड़के जो हैं, जिनके पास छोटी पूंजी है, वो भी फिल्में बना रहे हैं और उसमें नए नए लोगों को मौका दे रहे हैं जिनमें टैलेंट है। मैं असली एक्टिंग जो है वो मैं थिएटर की ही मानता हूँ कि थिएटर में जो चैलेंजेस होते हैं, जो आप लाइव ऑडियंस के सामने करते हैं, या तो ऑडियंस आपको एक्सेप्ट करती है, आपको रिजेक्ट करती है। फिल्म में कौन परवाह करता है आपको ऑडियंस देख के अच्छा कह रही है, बुरा कह रही है, जो भी है इसमें सामने नहीं होता। ये मैं अपने को डायरेक्टर से एक्टर मानता हूँ कि डायरेक्टर्स ही मुझ में एक्सट्रैक्ट करते हैं कि मुझ में क्या अच्छा है, उसको निकलवाने की कोशिश। आर्मी के सब लोग देखते थे, ब्यूरोक्रेट्स देखते थे, पुलिस के सब लोग देखते थे। उसने मुझे एक राष्ट्रीय पहचान दी। तो वहाँ जब ये सीरियल टेलीकास्ट हो गया तो कहते थे यार ये एक्टर, ये साइंटिस्ट कहाँ से है ये। मतलब उस समय के जो डीएम थे, मुझे जब भी कभी मुलाकात, अरे आइए आइए कप्तान साहब, आपके क्या हाल चाल है, बड़ी इज्जत करने लगे कि इनहेरेंट टैलेंट होना ज़रूरी है। टैलेंट को आप डेवलप कर सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं एज ए एक्टर। आप अगर एक्टिंग टैलेंट नहीं है तो आप एक्टर बन नहीं सकते। आप थिएटर देखिए, आप देख करके थिएटर करिए, आप उनके डायरेक्टर से बात करिए, उनके एक्टर से बात करिए, आप वर्कशॉप्स अटेंड करिए और मेहनत करिए, मिलेगा। और जैसे मैंने कहा, इतना सेटिस्फैक्शन आपको जीवन में और कहीं नहीं मिल सकता है जितना जब लोग आपको रिकग्नाइज करते हैं, आपको देख के विश करते हैं, आपके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं और आपके काम को पहचानते हैं। सर, आपको कभी राजनीति का ऑफर आया? जब आपको जो कैरेक्टर दिया जाता है, उस कैरेक्टर के साथ आप कितना इंसाफ करते हैं, उस कैरेक्टर में आप कितना ढालते हैं, वो अभिनय होता है। कि जीवन ऐसे जियो कि अभिनय कर रहे हो और अभिनय ऐसे करो कि जैसे जीवन जी रहे हो। बाद में मैं जाता था अपनी लैब में काम करने के लिए। हमारी लैब में कहा जाता था कि लाइट्स कभी स्विच ऑफ नहीं होती। अच्छा। डिसिप्लिन मुझे थिएटर में हेल्प करती है और थिएटर का एक्सप्रेशन जो है वो मुझे साइंस में हेल्प करता है। मेरा मानना है कि एक्टर को डिसिप्लिन तो होना चाहिए। आप बोलते हैं कि एक अभिनेता को रूल ब्रेक करना चाहिए, यानी डिसिप्लिन ब्रेक करना चाहिए। ये कौन कहता है? पंकज त्रिपाठी साहब। इस एपिसोड में देखिए। ये रहना चाहिए। अब देखिए, जिस समय आप ऑडिशन 100 लोग देते हैं, 500 लोग देते हैं, 2 लोग सेलेक्ट होने, तो आप उसमें कैसे करिएगा? अब उसके बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। उसमें कुछ लोग जो हैं वो एक्सप्लॉइट करने आते हैं यहाँ के आर्टिस्टों को। इवन रजनीकांत तक के प्रोडक्शन में एक्सप्लॉइटेशन हुआ। कैन यू बिलीव कि उनके यहाँ से मुझे फ़ोन आया क्या? सर, आप किरदार के बारे में बता रहे थे कि कौन सा किरदार आप करना चाहते हैं? मैं एक्चुअली, मेरे मित्र पुनीत अस्थाना हैं, उन्होंने एक समय मुझसे कहा था ये प्ले करने के लिए नट सम्राट, और मुझे मालूम था नट सम्राट डॉक्टर श्रीराम लागू ने किया हुआ है। और इधर रिसेंटली हमारे एक मित्र हैं राधेश्याम दीक्षित जी, कानपुर के, मैं उनको बड़े भाई कहता हूँ, थिएटर के बहुत पुराने बड़े सीनियर वर्कर हैं। उन्होंने किया है, आलोक चटर्जी जी हैं। तो वो प्ले तो अब बहुत हुआ है। उस समय मैंने उनका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे लगा था पता नहीं मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। लेकिन एक प्ले अभी सुशील कुमार सिंह जी, जो भारतीय नाट्य अकेडमी के डायरेक्टर थे, उसके पहले दूरदर्शन के डायरेक्टर थे, वो एनएसडी के हैं। अभी उनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला है राइटिंग के लिए। उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं। वो एक प्ले उन्होंने मुझसे कहा कि अनिल जी अगर आप करें तो मैं करूँ। वो है बेगम बर्वे। ये सतीश आलेकर जी बहुत ही मशहूर मराठी के राइटर हैं। मैंने उनका लिखा हुआ प्ले शनिवार रविवार किया है। मेरी उनसे मित्रता भी हो गई है फ़ोन पे बात कर कर के। उनका बहुत ही चैलेंजिंग प्ले है बेगम बर्वे। ये एक फ़ीमेल रोल है बेसिकली। फीमेल रोल। हाँ, और ये बहुत ही सीनियर एक्टर एक ज़माने के मनोहर सिंह जी, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रिपोर्टरी के इंचार्ज हुआ करते थे, बाद में वो भी फिर फिल्म इंडस्ट्री से प्रभावित होकर फिल्मों में आ गए थे। बल्कि मैं उनके साथ एक फ़िल्म भी कर रहा था, इत्तेफाक से पूरी नहीं हुई, तो उन्होंने रोल किया हुआ है। मैंने प्ले देखा है, रविंद्रालय में हुआ था। तो ये एक चैलेंज है जिसको मैं सोच रहा हूँ कि एक्सेप्ट करूँ। अभी स्क्रिप्ट पढ़ने का मुझे मौका नहीं मिला है, लेकिन पढ़ूँगा और अगर सुशील जी कह रहे हैं तो एक बार ये चैलेंज मैं लूँगा।
सर आप 60 के दशक से इस रंगमंच में कार्यरत हैं और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। जो नए यूथ हैं, अगर उनकी एक रील नहीं वायरल होती तो वो दिल थाम के बैठ जाते हैं, 2 फॉलोवर कम हो जाते हैं तो उनको थोड़ा बुरा सा लगता है कि वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। नहीं, देखिए इस मामले में आपको बताऊंगा, मैंने एक फार्मूला मैंने कहीं पढ़ा है, और चूँकि मैं केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, कि इसका एक फार्मूला ये होता है HW प्लस P प्लस T इंटू L। HW मीन्स हार्ड वर्क प्लस P माने परसिवरेंस, आप लगे हुए हैं, प्लस T टैलेंट। जैसे मैंने कहा, इनहेरेंट टैलेंट तो होना चाहिए। आप किसी ठूठ को एक्टर नहीं बना सकते। अगर उसमें एक्टिंग पोटेंशियल है ज़रा सा भी, आप उसको ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, अगर उसमें मेहनत करने का मादा है तो। लेकिन अगर किसी में एक्टिंग का ए भी नहीं है तो आप एक्टर नहीं बना सकते हैं। दिस ऑल मल्टीप्लाइड बाई L, लक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, उड़ान में वो इत्तेफाक से मेरा नाटक देखने आए, उनको मेरा रोल अच्छा लगा, उन्होंने मुझे चुन लिया। कविता चौधरी उस बीच में, उन्होंने बहुत सारे ऑडिशंस लिए लखनऊ में, मुझे बुलाया भी नहीं। मुझे लगा शायद मुझे नहीं लेना चाहती होंगी, तो ले सकते थे। इशक ज़ादे में मैंने बताया कि मेरे साथी अशोक सिन्हा भी थे, बहुत सारे लोग थे। ये मेरी लक थी कि मुझे वो रोल मिल गया। ऐसा नहीं कि जो और एक्टर्स ने ऑडिशन दिए वो मुझसे कोई ख़राब होंगे या मुझसे कमज़ोर एक्टर हैं। भाई हमारे लखनऊ में बड़े एक से एक अच्छे एक्टर्स हैं। बिल्कुल, आई एम नॉट द बेस्ट एक्टर इन लखनऊ, हो सकता है कि कोई दूसरा बेस्ट होता, अभी भी हैं तो, लेकिन ये मेरी लक थी कि मुझे वो रोल मिल गया। तो लक बहुत रोल प्ले करता है। लेकिन वो जो आपने कहा कि वो उनके वीडियो नहीं वायरल हुए या ज़्यादा नहीं देखे गए, तो वो नहीं, परसिवरेंस, जैसे मैं हिम्मत मत हारी। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे पास अभी भी बहुत से ऑडिशंस आते हैं, मैं ऑडिशन भेजता हूँ लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। जब मैं मुंबई गया नया तो मैं ऑडिशन दिए और नहीं आया, मैंने उनको फ़ोन किया, साहब क्या हुआ? तो मेरे एक साथी ने बताया कि नहीं अनिल जी, प्लीज़ आप ऑडिशन दीजिए एंड देन फॉरगेट अबाउट इट। अगर आपका ऑडिशन उनको पसंद आया है तो जितनी ज़रूरत आपको उनकी, उतनी ज़रूरत उनको आपकी होगी, वो आप ही को लेंगे फिर, इसी। तो इसलिए लगे रहना चाहिए। अब देखिए, जिस समय आप ऑडिशन 100 लोग देते हैं, 500 लोग देते हैं, 2 लोग सेलेक्ट होने हैं, तो आप उसमें कैसे करिएगा? अब उसके बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, उससे फेस उनको चाहिए, उनको देखना है कि वो उसकी आवाज़ कैसी है, इसी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक कैरेक्टर उनके में। आप अगर ऑडिशन में फेल हो गए या आपको नहीं बुलाया गया, इसके ये माने नहीं है कि आप एक्टर नहीं है या आप में टैलेंट नहीं है। नो, ये लक काम करती है। और बहुत समय, अब जैसे इसमें था, मैं आपको बताऊं, मैंने 3 काम किए एज शिवराज पाटिल। एक फिल्म थी मेरी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एक था वेब सीरीज़ मुंबई डायरीज़, और एक थी फिल्म बाटला हाउस। तो उन्होंने, तीनों ने मुझ में लगा, अब उन्होंने ऑडिशन लिए होंगे, मुझसे बेहतर लोगों ने ऑडिशन दिए होंगे, लेकिन मेरा फेस उनको लगा शिवराज पाटिल जैसा, तो मुझे ले लिया। अभी जैसे मैंने बताया, शिवनंदन जी की फिल्म मैंने अशोक सिंघल जी का रोल किया। मैं वाकई आपको फ़ोटो दिखाऊं, मैं जिस ढंग से पटका डाले और तिलक लगाए हूँ, आपको लगेगा वाकई अशोक सिंघल आ गए, और लोगों ने कहा आप तो मिलते हैं अशोक सिंघल। तो ये बहुत चीज़, तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लगे रहना चाहिए, और ईश्वर साथ देगा, ज़रूर देगा। जिन लोगों में लगन है, टैलेंट है, तो ऐसा नहीं है कि नोटिस ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, जैसे आप लखनऊ से कभी बाहर गए, आपको साइंटिस्ट के तौर पे या एक्टर के तौर पे सराहना मिली, प्रशंसा हुई, लेकिन क्या कभी इस बात पे प्रशंसा हुई कि आप लखनऊ से हैं? बहुत। मैं आपको बताऊं, मैंने कई क्राइम सीरीज़ भी की हैं, जैसे सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, CID। तो 2 बार ऐसा शूटिंग्स पे हुआ कि मैं जब बोला तो बोले आप लखनऊ से हैं क्या? मैंने कहा कैसे आप? बोले आपकी ज़ुबान जो है वो लखनवी ज़ुबान है। और मैं आपको बताऊं, लखनवी ज़ुबान में कुछ अलग है ही। बिल्कुल। और मैं चूँकि पुराने लखनऊ का हूँ और मेरा यहाँ पुराने लोगों से बड़ा साथ रहा है,
तो भाई आप सीखते तो हैं ही। अब जैसे मैं गलती बोलता हूँ, मैं गलती नहीं बोलता हूँ, ये गलती नहीं बोलता हूँ, तलफ़ुज़ जो है मेरा, क्योंकि मैंने उर्दू प्लेस किए हैं और उर्दू प्लेस में मैं उर्दू के एक्सपर्ट्स को बुला करके बिठाता था ताकि मेरा तलफ़ुज़ गलत ना हो। मैं खून ही बोलूँगा, कोई खून बोलेगा तो मेरा खून जल जाता है। उसी मैं आपको एक डायलॉग सुनाता हूँ जिसमें इसका तलफ़ुज़ का बड़ा हेर फेर है। नहीं ज़िन्हार नहीं, मरना मंजूर है, मगर ये दिल फिगार अज़रा तब्दील मज़हब आबाई से मजबूर है। ये यहूदी की लड़की का एक डायलॉग है। उससे कहता है कि तुम अपना धर्म बदल लो तो हम तुम्हारी लड़की को छोड़ देंगे। तो ज़िन्हार शब्द जो है ये शायद पर्शियन वर्ड है या अरबिक वर्ड है, ये उर्दू का शब्द नहीं है। इसके माने है कि नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। तो अब ये ज़ुबान जो है, मैंने यहूदी की लड़की देखा है, नादरा ज़हीर बब्बर ने भी किया था और BM शाह साहब हैं हमारे थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, उन लोगों ने भी किया। अब जैसे नादरा जी ने बब्बर जो जिनको लिया था यहूदी की लड़की के लिए, वो एक पंजाबी साहब थे। अच्छा। अब पंजाबी में एक पंजाबी टच तो रहते ही है ज़ुबान। बिल्कुल बिल्कुल। शाह साहब ने किसी और को लिया था। मैं चूँकि लखनऊ का था तो आई यूज्ड टू एंजॉय दैट रोल, वो ज़ुबान बोलना और वो जो लहजा उसका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। लाउड करेक्टर। लाउड था, लेकिन जो मेरी ज़ुबान थी, जो उसमें शीरीपन था, मैं उसको शीरीपन कहता हूँ। लखनऊ का ज़ुबान मीठी होती है और ख़ास करके उर्दू लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें कोई मैं भेदभाव नहीं करता हूँ। हमारी हिंदी भी अच्छी है, बहुत अच्छी लैंग्वेज, लेकिन उर्दू ज़ुबान में जो एक मिठास है, और वो करेक्टर भी उसी तरह का, तो वो करेक्टर भी वैसे ही था। तो मैं ये ज़ुबान का इस्तेमाल करता हूँ और इस ज़ुबान से मैं पहचाना जाता हूँ। हाँ, आपको इसका एक किस्सा बता दें, लखनऊ वाला, बहुत अच्छी बात आपने छेड़ी। उड़ान में जब मैं उड़ान करने गया, आगे कोशिश करना चाहती हो तो ज़रूर करो, लेकिन ये मान के कि कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम इसमें सफल हो पाओगी। तो कविता चौधरी ने कहा, अनिल जी आप SSP का रोल कर रहे हैं, आपका नाम क्या रख दें? वहाँ तो ठाकुर, यादव ऐसे ही होते हैं भाई, या तो सिंह होते हैं या यादव होते हैं, ज़्यादातर यही होते हैं, नहीं होते यूपी में। तो मैंने कहा कविता जी अगर आप मुझे कोई मुस्लिम नेम दे दें। बोली बताइए। मैंने कहा बशीर अहमद। बोले क्यों? मैंने कहा मैं अपनी ज़रा ज़ुबान का इस्तेमाल ढंग से कर। बोले चलिए डन, आपका नाम बशीर अहमद है। तो मेरा नाम अगर आप देखें सीरियल उड़ान में, बशीर अहमद है। और यहूदी की लड़की वो जो आप पहले देखा था, जिस करेक्टर की वजह से आपको उड़ान मिला था। जी जी जी। और उसी में फिर इसकी वजह से आपने फिर मैंने उसमें नाम बशीर अहमद लिया अपना। भाई मैं रमेश चंद यादव या कोई सिंह करके ले सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्योंकि मेरा एक बड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर था उसमें, वो बहुत ही जैसे उन्होंने दोनों SSP लिए थे। एक हमारे बाद जो SSP आया था वो नेगेटिव कैरेक्टर का था, क्योंकि हर तरीके के आदमी होते हैं। तो मुझे चूंकि उन्होंने पॉजिटिव कैरेक्टर दिया था, तो मुझे लगा कि अगर मैं ये नाम लेता हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ा लहजे से किया जाए। अच्छा सर, जैसे हम लोगों से हमारे कुछ मित्र आते हैं लखनऊ, तो सबसे पहले ये रहता है कि उनका खाना कहाँ अच्छा मिलता है लखनऊ में, तो कहते हैं टुंडे कबाब चलते हैं। या आपसे कभी किसी ने कहा कि जे अगर आप मतलब मुंबई आ रहे हैं? हाँ, नहीं ऑफ कोर्स। बल्कि एक बार कबाब मुझसे मंगाए थे, अफजल साहब थे। मैं एक वेब सीरीज़ उनके साथ शूट कर रहा था। वेब सीरीज़ का नाम है शिक्षा मंडल, जो कि व्यापम घोटाला हुआ था मध्य प्रदेश में, उसके ऊपर बेस्ड है। उसमें मैंने होम मिनिस्टर का रोल किया है। तो अफजल साहब बोले थे कि भाई अनिल जी आप आ रहे हैं लखनऊ से, तो ज़रा वो बिरयानी लेते आइएगा। तो फिर मैंने एयरपोर्ट पे ली उनके लिए। हाँ, और एक लड़की, हमारा एक सीरियल था कलश, उसमें मेरी बहू का रोल करती थी, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका इस समय। तो उससे भी एक रेस्टोरेंट खोला है वहाँ लोखंड वाला पे। बोली दादू, हमें सब दादू कहते थे वो, तो कहने दादू हम चाहते हैं कि लखनऊ की कुछ जो स्पेशल डिशेस हैं आप हमें बताइए, हम यहाँ वैसे खोल रहे हैं। अच्छा, रेस्टोरेंट। तो उस ज़माने में ये जो नवाब साहब थे, नवाब मीर जाफ़र साहब, उनका एक रिकॉर्डेड उनका एक कुछ बाइट है, एक लंबी सी, जिसमें उन्होंने लखनऊ के खाने के बारे में बताया। वो मैंने उसको भेजी।
मैंने कहा बेटा ये चीज़ें बनाओ, ये चीज़ें लखनऊ की मशहूर हैं। अभी ये जो हमारे जो दास्तान गो हैं, क्या नाम है, हिमांशु लखनऊ का। हिमांशु ने अभी एक वीडियो शेयर किया है लखनऊ के खाने के ऊपर, उसमें हमारी पंडित की बर्फी त्रिवेदी की वो भी शामिल है। जी तो लखनऊ के खाना तो बल्कि हमें रंजीत कपूर किस्सा बताते थे कि एक कोई बड़े फेमस राजकुमार संतोषी बोले वो लखनऊ आए तो रेकी करने के लिए, लोकेशन देखने के लिए, एक्टर्स से बात करने के लिए, बोले वो सब कुछ नहीं, उनको खाना इतना पसंद आया कि यहाँ से खानसामा ले गए। रंजीत कपूर का किस्सा बताया हुआ है, क्योंकि रंजीत ने राजकुमार संतोषी के साथ बहुत फिल्में की हैं। तो लखनऊ का खाना तो मशहूर है। बल्कि मैं आपको बताऊं, जब योगी जी ने नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की बात की, तो मैं तो एक अदना सा आदमी था, मैंने कहा अगर लखनऊ आसपास बनाते तो ज़्यादा फ़ायदा होता। तो उसमें जो फ़ायदे मैंने गिनाए थे, उसमें ये फ़ायदे थे कि एक तो हमारे यूपी के बहुत सारे लोग जो इंडस्ट्री में लगे हैं, उसमें ज़्यादातर लोग लखनऊ और ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के हैं। राइट। नोएडा के और उधर के लोग आपको नहीं बहुत मिलेंगे, कम। उधर के लोग हैं, फिर दिल्ली वगैरह के लोग हैं। दूसरे, लखनऊ के जो 5 स्टार होटल हैं वो नोएडा के 5 स्टार होटल से सस्ते हैं। तीसरा ये होगा कि यहाँ की चिकन इंडस्ट्री जो है उसको बड़ा प्रमोशन मिलेगा। बिल्कुल। चौथा जो है, यहाँ की फूड इंडस्ट्री इतनी मशहूर है कि जो भी लोग आते हैं कहते हैं भाई हम लखनऊ का खाना खाने ज़रूर जाएंगे, टुंडे के कबाब ज़रूर खाने जाएंगे, या त्रिवेदी की बर्फ़ी ज़रूर खाने जाएंगे, उसको प्रमोशन होता। और सबसे लास्ट बात ये थी कि अयोध्या अभी नया हमारा मंदिर बना हुआ है, इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस हो गया है, उससे टूरिज्म को बहुत फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें मैंने की थी, लेकिन अब भाई तय हो चुका था। लेकिन हो सकता है कि लखनऊ में भी कोई फिल्म सिटी का एक सेंटर बने यहाँ भी। एक बात और है, जैसे कि जो लखनऊ के कलाकार हैं लोकल लेवल के, तो जब मुंबई से कोई प्रोडक्शन आता है, जैसे कि मैंने एक वायरल वीडियो देखा था, बहुत एक चर्चित फिल्म है 90s के दशक में, 90s के दशक में यहाँ शूट हुई थी, उसका पार्ट 2 शूट होना था, तो यहाँ आई थी। तो उसका एक सेट का ही एक वायरल हुआ था वीडियो, जिसमें कि यहाँ के कलाकार बोल रहे हैं कि वहाँ के मतलब उनके डायरेक्टर ने ये कहा कि पहले भी हम लोग यहाँ शूट करके गए हैं, काफ़ी अच्छा लगा, हमें खुशी हुई, अब दोबारा शूट करना है, अच्छा काम करिएगा, बस ये है कि आप पेमेंट मत लीजिएगा। हाँ, देखिए मैं आपको बताऊं, इस मामले में अभी एक मीटिंग हुई थी ताज होटल में, दैनिक जागरण वालों ने की थी। उसमें प्रोड्यूसर एक आए थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने अभी यहाँ पर 2-3 फिल्में बनाई। एक पहले फिल्म, उसका नाम मुझे नहीं मालूम, दूसरी उन्होंने अटल फिल्म यहीं शूट की थी, और अभी एक भैया जी उन्होंने फिल्म शूट की थी मनोज वाजपेयी की। तो मनोज वाजपेयी की, तो उसमें मनोज वाजपेयी की फिल्म में मैंने भी एक दिन का काम था मेरा पेमेंट तो हो गया, मेरा बॉम्बे से कास्टिंग हुई थी। हमारे कुछ साथियों कास्टिंग हुई थी, उन्होंने पैसा उसका दे दिया यहाँ लखनऊ में किसी सज्जन, उन लोगों को पेमेंट बहुत लेट मिला। तो मैंने उनसे कहा कि ये चीज़ें जो हैं, जिम्मेदारी आपकी है, आपको देखना चाहिए कि आर्टिस्ट को पूरा पेमेंट मिले। यहाँ कुछ लोग जो हैं वो एक्सप्लॉइट करने आते हैं यहाँ के आर्टिस्टों को। इवन रजनीकांत तक के प्रोडक्शन में एक्सप्लॉइटेशन हुआ। कैन यू बिलीव कि उनके यहाँ से मुझे फ़ोन आया कि आपको एक रोल दिया जा रहा है, तो मैंने कहा पेमेंट क्या? बोले 1500 रुपये। 1500 रुपये तो एक्स्ट्रा को नहीं दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा को से ज़्यादा पेमेंट। आज तक मुझसे किसी ने 10,000 से कम के पेमेंट की बात ही नहीं की, और वो मुझे 1500 रुपये और 400 करोड़ रुपए की बजट की फिल्म थी। तो यहाँ ये आपने बहुत सही बात की कि बहुत से लोग यहाँ आर्टिस्टों को एक्सप्लॉइट करने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे साथियों ने उसे काम कर लिया कि भाई इसलिए हमें भाई रजनीकांत जी के बगल में खड़े होने का मौका मिलेगा। कुछ शूटिंग उसकी चेन्नई में है, हमें बाय एयर जाने को मिलेगा। तो कुछ लोगों में जो एस्पिरेंट्स हैं इस गरज से वो कर लेते हैं, लेकिन जो आर्टिस्ट यहाँ के अच्छे आर्टिस्ट हैं दे नेवर ईल्ड टू दिस थिंग। और ये बात सही है आपकी कि यहाँ ये जो आर्टिस्टों के पेमेंट हैं इसको लेकर के बहुत से लोग इस गरज से भी आते हैं कि हम यहाँ पर सस्ता काम करा लेंगे। दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। पेमेंट कम नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं लखनऊ के कास्टिंग डायरेक्टर्स का काम मैं कम करता हूँ। मुझे बम्बई से जो कास्टिंग होती है और लखनऊ के बाहर मैं ज़्यादा काम करता हूँ, लखनऊ में ज़्यादा काम नहीं कर पाता हूँ क्योंकि यहाँ पेमेंट ढंग का नहीं देते हैं। और मैं कोई पैसे की बात नहीं है, लेकिन फिल्म में आपको जो पेमेंट मिलता है उससे आपका स्टेटस जज किया। बिल्कुल। इसलिए मैं कम पैसा नहीं, डिजर्विंग पेमेंट तो मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल, इसलिए मैं पैसे में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। वो भाई मुझसे कहें मैं पैसा उनको डोनेट कर दूँ, दैट आई कैन डू, बट आई वोंट चार्ज लेस मनी।
जैसे कि जिस वीडियो के बारे में मैंने बताया, जो आर्टिस्ट थे उन्होंने कहा कि हमसे ऐसा डायरेक्टर ने कहा कि आप पेमेंट ही मत लीजिए, मतलब ऑन सेट रह करके ये बात हो रही है। नहीं, ये आपके गलत साथ है। ये अगर वो मुझे बताते तो मैं सिंटा में शिकायत करके वो डायरेक्टर की मैं डायरेक्टरी बंद करवा देता। अगर वो वीडियो अगर मुझे मिल जाए, मैं उस डायरेक्टर का डायरेक्शन करना बंद करवा दूँ। मैं सिंटा का मेंबर हूँ। सिंटा जो है बॉम्बे की सिने और फिल्म आर्टिस्ट की एसोसिएशन है, जो कि आर्टिस्टों के इंटरेस्ट को देखती है कि उनके पेमेंट में कोई पेमेंट कमिट करके कोई उनको पेमेंट न दे। मैंने एक बड़े भारी डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, मैं नाम नहीं लूँगा कैमरे पे अब, उनकी एक फिल्म मैंने की थी और उन्होंने कहा कि नहीं साहब पेमेंट तो आपसे इतना तय हुआ था। मैंने कहा नहीं, पेमेंट इतना तय हुआ था, 2000 रुपये पर डे का फ़र्क था और 15 दिन मैंने काम किया तो 30,000 रुपये का फ़र्क। आप काम कर चुके थे? मैं काम कर चुका था और लिखित में पेमेंट नहीं हुआ था। उनके कास्टिंग डायरेक्टर जो थे उन्होंने कहा कि आपको इतना पेमेंट मिलेगा एंड एक्सेप्टेड। मैंने उसको ना नुकर नहीं किया। लेकिन मेरे साथ एक सज्जन जो सिमिलर रोल कर रहे थे, उनका पेमेंट कम था। बोले नहीं आपको तो पेमेंट वैसे ही मिलेगा। मैंने कहा नहीं, मेरा तो पेमेंट ये तय हुआ है। तो उन्होंने मुझे पेमेंट नहीं दिया। मैंने सिंटा में शिकायत कर दी। बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर, ही हैड टू गिव मी मनी। तय होने के बाद ये हुआ? वो तय ऐसे हुआ कि लिखा पढ़त में तो था नहीं, लेकिन मैंने उनका 14 दिन का पहले शूट हुआ था, 1 दिन का बाद में हुआ था। तो 14 दिन का जब मैंने बिल सबमिट किया, उन्होंने उसके अगेंस्ट मुझे पेमेंट किया। तो जिस रेट पे मैंने बिल सबमिट किया था, वो रेट तो मेरा एक्सेप्टेड हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल भाई, मैंने आपको बिल सबमिट किया, अगर मेरा वो रेट नहीं है तो आप उसी में एतराज़ करते कि नहीं साहब ये नहीं है और हम पेमेंट नहीं करेंगे। उसके अगेंस्ट आपने मुझे पेमेंट दिया, और जबकि वो जेन्युइन था। वो उनका जो अकाउंटेंट था वो ज़्यादा बदमाशी कर रहा था एज़ कम्पेयर टू द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, लेकिन वो भी उसी के उसमें रहे, जानते हुए कि अभी मुझे आगे नहीं बुलाएंगे। मैंने कहा आई डोंट केयर, लेकिन सिद्धांतों से मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। सर, बाकी कलाकारों को भी ऐसे ही करना चाहिए जैसे आपने किया? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद इतने सारे शूट्स होते हैं। और नहीं, देखिए मैं बताऊं, देखिए मेरे लिए पैसा मेरी मजबूरी नहीं है। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट रहा हूं, ईश्वर मुझे पेंशन देता है। अकेले हम मियाँ बीवी 2 लोग हैं, बेटा मेरा अलग है, उसकी अपना अलग करता है, मेरी वाइफ को पेंशन मिलती है। तो हमें पैसे की दरकार नहीं है और मैंने हमेशा इसको शौकिया किया। बिल्कुल। लेकिन आज जो बच्चे आ रहे हैं उनकी रोजी रोटी है ये जी, तो बहुत बार वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। बहुत बार वो एसर्ट नहीं कर पाते हैं उनको करना। मैं एक फिल्म ऐसे ही थी, उससे मेरा पेमेंट 15,000 रुपये पर डे तय हो गया और डेट वेट भी हो गई, उनका आपको कांटेक्ट करेंगे। यहाँ के पता लगा उसकी शूटिंग शुरू हो गई। तो मैंने कास्टिंग डायरेक्टर को फ़ोन किया कि भाई ऐसे आपने तो मुझे कहा था, वो तो मुझे बुलाया ही नहीं। कि बोले नहीं आपको क्यों नहीं बुलाया गया, मैं भी फ़ोन करता हूँ। उन्होंने बात की उनसे, बोले साहब उनको 3,000 रुपये पे एक एक्टर यहीं मिल गया उस रोल के लिए, तो उन्होंने उसको ले लिया। हालांकि दिस इज़ रॉन्ग, लेकिन चूंकि मेरा उनका कोई लिखित में एग्रीमेंट हुआ नहीं था तो मैं कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन सर जो हाल ही में मतलब एक्टर बनना चाहे जो नए लोग हैं, तो उनकी मजबूरी हो जाती है कि अगर हम काम नहीं करेंगे इस पेमेंट पे। देखिए एक बात बताएं, ऐसा है कि जब आपकी पहचान बन जाती है और अगर आपको फिर लेना है तो फिर लेना है। बहुत से डायरेक्टर्स जो हैं वो पैसे पे बात नहीं करते। डायरेक्टर्स जो हैं, डायरेक्टर ये प्रोडक्शन का काम होता है, लेकिन डायरेक्टर ने कह दिया मुझे एक्टर चाहिए, तो फिर चाहिए वो चाहे 50,000 रुपये मांगे, देना पड़ेगा उनको। प्रोडक्शन ही करता। अभी मैं आपको बताऊं, ये मैं करने गया मिशन रानीगंज। इसमें उन्होंने कहा था अब आपका 30 दिन का काम है, इंग्लैंड में शूटिंग है, ये है वो है। मैंने 25,000 रुपये पर डे उनको बता दिया। डायरेक्टर ने मुझे चुन लिया, उसके लिए मुझे बॉम्बे बुलाया था। मेरा मतलब ऑडिशन यहाँ से भेज दिया, ऑडिशन अप्रूव हो गया, मेरा गेटअप क्या रहेगा उसके लिए उन्होंने मुझे बॉम्बे बुलाया। मतलब आप सोचिए इतना पैसा मेरे ऊपर खर्च कर रहे हैं, मुझे बॉम्बे आने जाने का खर्चा बयार दे रहे हैं, मुझे वहाँ ठहरा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और बड़ा प्रोडक्शन हाउस था वासु भगनानी का, पूजा फिल्म्स, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस। अब वो जो कास्टिंग वाली थी, सर वो शूट बहुत लंबा है और ये है सर, थोड़ा बजट कम है, थोड़ा पैसा कम कर दीजिए। मैंने कहा चलो 30 दिन का शूट है, मैंने 5,000 रुपये कम कर दिए, 1.5 लाख रुपये कम हो गए। पता लगा शूट जो था उनका वो सारा 30 दिन से घट के 20 ही दिन का रह गया। तो मैंने कहा तो मुझे नहीं कम करना चाहिए था। अभी ये जो भैया जी में है
भैया जी में उन्होंने कहा कि साहब वो रोल आपका बढ़ा दिया गया है, अब आप कुछ पैसे कम कर दिए। मैंने कहा नहीं, पैसे तो नहीं कम करूँगा, लेना हो लो, न लेना हो न लो, मैं पैसे इतना ही लूँगा। तो ठीक है साहब, हम बताएंगे। हमने बताइएगा। खैर मैंने पैसे कम नहीं किए। उन्होंने कहा एक दिन का पहले बात हुई थी, उस पर रेट तय हो गया। कल अब 3 दिन का तो कुछ पैसे कम कर दें। तो मैंने कहा मैं नहीं कम कर, क्योंकि मैं भुगत चुका था उसमें जी। तो खैर मेरे पास फ़ोन है, सर आपका फाइनल हो गया। जिस दिन मेरे पास कॉल आई कि फ़लाने दिन आपका शूट है, उस दिन जब कॉल आई कि सर आपका फ़लाने दिन है, तो मैंने कहा नहीं, मेरा रोल कुछ बढ़ा दिया गया शायद, वो 3 दिन का है, आप देख लीजिए। बोली सर हमें तो यही बताया गया, बट आई विल चेक इट। शाम को उसका फ़ोन, नहीं सर रोल तो एक ही दिन का है। तो साले गड़बड़ करते हैं, बेईमानी करते हैं लोग। ये आपको इस तरीके से ल्योर करके कि भाई 3 दिन का आपका शूट है, भाई हम 25 मांग रहे हैं, कहते चलो 3 दिन का 20 कर दो, क्योंकि 3 दिन का है। अभी मेरे पास एक फिल्म के लिए आया था, 3 दिन का काम था, एक जज का कैरेक्टर के लिए। तो वो साहब मैंने बताया कि 25,000 रुपये मैं चार्ज करता हूँ। लोग बोले लखनऊ में? मैंने कहा लखनऊ बाहर तो ज़्यादा करता हूँ। तो बोले साहब ये पैकेज है 3 दिन का 35,000 रुपये का है। तो मैंने कहा करिए, आप ले लीजिए किसी को। तो करते हैं यहाँ, घिस करते हैं यहाँ के लोग। लेकिन जो बड़े डायरेक्टर होते हैं, अब जैसे प्रकाश जी हैं, प्रकाश जी को एक्टर से मतलब है, उसका पेमेंट क्या है उससे उन्हें मतलब नहीं। अगर उनका प्रोडक्शन हाउस है तो बात अलग है, लेकिन दूसरे प्रोडक्शन हाउस के लिए कर रहे हैं तो डायरेक्टर को पैसे, उसको एक्टर चाहिए, एक्टर चाहिए अपनी कहानी और किरदार से। अब वो जितना चार्ज करे वो देंगे, वो उसको देना पड़ता है प्रोडक्शन। सर आपका एनजीओ भी है मैंने सुना है कि, तो उसके बारे में कुछ बताइए सर आप। हाँ, मैं एक एनजीओ क्या है, बस एक सेवा केंद्र, एक फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है, हरिओम सेवा केंद्र के नाम से। ये मेरे बड़े भाई साहब, इनकी फ़ोटो लगी है, इन्होंने बनाया था 25 साल पहले। उनको कुछ आइडिया ऐसा आया कि कभी मेडिकल कॉलेज, चूँकि हम लोग घर के बिल्कुल पास ही, भाई साहब चिकन महल में ही रहते थे, तो अक्सर जाते थे वहाँ, देखते थे बहुत से पेशेंट्स को मेडिकल कॉलेज से दवा दी जाती है, लेकिन बहुत से पेशेंट्स को दवा वहाँ नहीं अवेलेबल होती, उनको बाहर से खरीदना पड़ती है। इसीलिए आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज के बाहर बहुत बड़ा मार्केट है दवाओं का। हाँ, बहुत बड़ा मार्केट। अब वो बेचारे दवा नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो उन्होंने एक संस्था बनाई हरिओम सेवा केंद्र के नाम से, अपने कई साथियों को लेकर के, डोनर्स को लेकर के। तो ये हमारी संस्था, ब्रदर की मेरे डेथ हो गई लास्ट ईयर, अब मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग इस संस्था के ज़रिए जो मेडिकल कॉलेज में भर्ती गरीब मरीज़ होते हैं, उनको ये मेडिसिन्स हैं, इंजेक्शन्स हैं, और ब्लड है, कपड़े है, लंच है। वहाँ हमारे पास मेडिकल कॉलेज ने हमें ग्रैंड बसेरा दिया हुआ है 50 लोगों का, उनके जो अटेंडेंट्स आते हैं उनके ठहरने का इंतज़ाम होता है, ये सब करते हैं। ये अभी एक और संस्था और है हमारी, लक्ष्मी नारायण भगवती ट्रस्ट करके है, वो भी हमारे साथ, उसका मैं प्रेसिडेंट अभी बनाया गया हूँ। तो उसमें अभी मेरे पास एक कॉल आई है कि एक कोई मिस्टर निज़ाम हैं, उनकी वाइफ है कोई, उसके पैर का ऑपरेशन होना, उसके लिए 50,000 रुपये उन्हें चाहिए। तो मैंने कहा उसके डिटेल्स हमें भेज दिए, मैं कमेटी से अप्रूव करा के आपको दे दूँगा। तो ये काम भी हम लोग करते हैं। हमारी एक एम्बुलेंस है, वो सुबह 10 बजे से 3 बजे तक फ्री ऑफ सर्विस, फ्री मेडिकल कॉलेज में, ट्रॉमा सेंटर से या इमरजेंसी से वार्ड्स में लोगों को कैरी करने का काम करती है हमारी गाड़ी जो है। और बाकी अभी हमने, हमारे डोनर्स देते हैं, अभी हमने मेडिकल कॉलेज को करीब 40 व्हील चेयर्स दिए, तमाम 38 स्ट्रेचर्स दिए। कभी ये कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो लाइफ सेविंग इंजेक्शन होता है स्ट्रेप्टोकाइनेस का, वो एक बार शॉर्टेज हो गई थी, उनके बाद नहीं आ पाया था, तो हमने उनको 50 इंजेक्शन दिए 1 लाख रुपए के। तो ये काम भी हम लोग करते रहते हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं जो इसका लाभ उठाना चाहते हैं, हमारी हरिओम सेवा केंद्र के नाम से एक फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मेरे बड़े भाई चंद्रकिशोर रस्तोगी, जिनको मेडिकल कॉलेज में लोग प्यार से बाबूजी कहते थे, उन्होंने अपने कई साथियों के साथ लेकर के बनाई थी, जो कि डोनर्स के सहारे चलती है, जिसमें हम जो मेडिकल कॉलेज में जो गरीब पेशेंट्स भर्ती होते हैं, जो दवा नहीं ख़रीद सकते हैं, मेडिकल कॉलेज से उनको दवा नहीं मिल रही है, उनको इंजेक्शन्स चाहिए,
उनको सर्जिकल सामान चाहिए होता है, किसी के ऑपरेशन होता है। एक और दूसरी हमारी संस्था है लक्ष्मी नारायण भगवती ट्रस्ट है, वो उस संस्था के सहारे भी मैं दोनों का प्रेसिडेंट हूँ। तो इन दोनों संस्थाओं के थ्रू किसी के ऑपरेशन होना है, किसी को स्टेंट लगना है, किसी के नी रिप्लेसमेंट होना है, या इस टाइप के भी खर्चे होते हैं, उनकी वो हम सेवा करते हैं डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन पे। हमारे वॉलंटियर्स जो हैं वो डिफरेंट वार्ड्स में जाते हैं। हमारे 4 वॉलंटियर्स हैं जो अलग अलग मेडिकल कॉलेज के वार्ड्स में जा कर के डॉक्टर और पेशेंट से मिल करके उनके बारे में जानते हैं कि इनको ज़रूरत है, उनके पर्चे लेते हैं। उनको फिर 3 बजे हमारा ऑफिस वही मेडिकल कॉलेज के अंदर है, सीता रसोई हमारी चलती है जहाँ करीब 100 से 125 लोगों को डेली लंच प्रोवाइड किया जाता है। तो वहीं पर ये दवा उनको बुलाते हैं, 3 से 5 तक उनको सब दवाएं दी जाती हैं। जिनके कोई अटेंडेंट्स नहीं होते, उनको ब्लड चाहिए होता है, तो हमारा ब्लड सिविल हॉस्पिटल में हम ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं, वो हम सिविल हॉस्पिटल में रखते हैं। उनको हम लिख के पर्ची दे के दे देते हैं, तो सिर्फ प्रोसेसिंग चार्जेस ले करके उनको फ्री ब्लड दे दिया जाता है। इसी तरीके से मेडिकल कॉलेज में हम इमरजेंसी के लिए डायलिसिस किट्स प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर्स को जो डायलिसिस करते हैं, क्योंकि बहुत बार गरीब पेशेंट्स आते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता डायलिसिस किट लाने का, तो वो हमारे किट से उनकी डायलिसिस करते हैं। ऐसे ही हमने मेडिकल कॉलेज को स्ट्रेचर्स दिए हैं, व्हील चेयर्स दिए हैं। जैसे मैंने बताया कि 100-125 लोगों का खाना तो डेली दिया जाता है, और बहुत से लोग जो चैरिटी करना चाहते हैं, किसी के बच्चे की बर्थडे है, किसी की डेथ एनिवर्सरी है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, तो वो लोग हमें कुछ पैसा देते हैं, तो उससे हम 100-125 लोगों का और खाना देते हैं। वो हम जा कर के ट्रॉमा सेंटर में बंटवाते हैं या डिफरेंट वार्ड्स में जा कर के देते हैं। जो पेशेंट्स तमाम की डेथ हो जाती है, उनके पास डेड बॉडी को गांव भेजने के पैसे नहीं होते हैं, उनको हम हेल्प करते हैं, उनकी हम बॉडी भिजवाते हैं। हमारी एक एम्बुलेंस जो है वो बराबर मेडिकल कॉलेज में रहती है, वो पीआरओ के पास उसका नंबर रहता है। पीआरओ के इंस्ट्रक्शंस पे वो जो पेशेंट्स हैं वो ट्रॉमा सेंटर से, इमरजेंसी से जिनको वार्ड शिफ्ट करना होता है या वार्ड से ट्रॉमा सेंटर शिफ्ट करना होता है, वो काम भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो इस तरीके से ये सेवा का कार्य भी हम लोग बराबर करते रहते हैं, और इसमें मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स का बड़ा सहयोग मिलता है, और वो लोग भी हमारे काम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बहुत बार हमें डॉक्टर्स के फ़ोन आते हैं कि मेरे रस्तोगी साहब एक पेशेंट है, या खन्ना जी ऐसा ऐसा पेशेंट है, उसको आपकी मदद की ज़रूरत है। हम उसको कहते हैं आप भेजिए हमारे पास, हम लोग ये कार्य भी कर रहे हैं। तो अगर ये मैं आपके चैनल के थ्रू मैं कहना चाहूँगा, कोई पेशेंट आपका गरीब पेशेंट भर्ती है आपके परिचित का, या आप किसी भी तरीके से उसको जानते हैं, वो दवा नहीं अफोर्ड कर सकता है, ख़र्चा नहीं अफोर्ड कर सकता है, मेडिकल कॉलेज से उसको सपोर्ट नहीं मिल रही है, आयुष्मान योजना में नहीं आता है, या किसी तरीके से उसको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, हम उसको सपोर्ट करते हैं दवाओं के ज़रिए, ब्लड के ज़रिए, खाने के ज़रिए, कपड़ों के ज़रिए, इस तरीके से। और सर एक लास्ट सवाल कि अगर आप जैसे आपकी इतनी एज हो गई है, अगर आप कालांतर में अपने जीवन को पीछे मुड़ के देखें, तो क्या आपको लगता है कि मैंने ये अच्छा काम किया, या जो अभी भी कर रहे हैं, और या किस बात का? देखिए, मैं आपको बताऊं, पर सेवा से बढ़ करके कोई कार्य नहीं है। इस सेवा में मेरे भाई साहब ने पूरा अपना सब बिजनेस वगैरह सब छोड़ दिया था, बिल्कुल तस दिया था। जो सेटिस्फैक्शन मैं उनके चेहरे पे देखता था, मैं कभी किसी पेशेंट की कोई मदद करता हूँ, अभी मैं आपको बताऊँ, चिकन महल हमारा, उसके सामने एक पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया, सब छोड़ के चले गए। मैं उस पेशेंट को उठा करके सामने सामरा हॉस्पिटल ले गया। उन्होंने वो हमारे परिचित हैं डॉक्टर समर अब्बास जो हैं, उन्होंने सब उसकी पूरी सेवा की, उसकी सब तीमारदारी की। तो जो एक सेटिस्फैक्शन मुझे मिला, जो खुशी मुझे मिली कि मैं किसी दूसरे के कुछ काम आया, मुझे नहीं लगता है पर सेवा से बढ़ करके इंसान को कोई सेटिस्फैक्शन दूसरा हो सकता है। दूसरा, जैसे आपने कहा, मैं जो थिएटर करता हूँ, मैं जो फिल्म करता हूँ, इसमें मुझे जो पहचान मिली, मुझे लगता है शायद मैं इतना डिज़र्व नहीं करता हूँ जितना ईश्वर ने मुझे दिया। ये जितनी पहचान मुझे मिली हुई है, मैं शायद उसका हकदार नहीं हूँ, नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे मिला है। इससे बढ़ के और संतोष क्या हो सकता है। बिल्कुल। और सर किस बात का अफसोस होता है कि मैं इस काम को नहीं कर पाया? काश तो हमेशा ज़िंदगी में रह ही जाता है कि काश ये काश वो। नहीं, अब जैसे मेडिकल कॉलेज का ही यही कार्य है। मैं देखता हूँ कि मेरे देखते देखते मैं बचपन से मैं मेडिकल कॉलेज वॉक करने के लिए जाता हूँ। अब आज मैं देख रहा हूँ कि ये मेरा मानना है कि ये जो कार्य हम कर रहे हैं,
ये समुद्र में एक बूंद के बराबर है। इसमें भी बहुत स्कोप है, बहुत काम किया जा सकता है। आई विश आई कुड डू मोर वर्क, आई विश आई कुड डिवोट मोर टाइम। अब जैसे मेरे पास टाइम की कमी रहती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया थिएटर मेरा शौक़ रहता है, तो थिएटर की वजह से जिसकी रेगुलर रिहर्सल्स होती हैं, 1.5 महीने मेरी रिहर्सल चल रही है। अब मैं शाम का टाइम में वहाँ नहीं जा पाता हूँ, लेकिन यहाँ बैठे बैठे या मैं मॉर्निंग में जा कर के जितना मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं डेली डॉक्टर से जाकर मिलूँ, डेली पेशेंट्स को मैं अटेंड करूँ पर्सनली, वो मैं नहीं कर पाता हूँ। लेकिन टाइम हो तो मैं ये भी करूँगा और उनके दुख दर्द का हिस्सा बनने की कोशिश करूँगा। ओके, तो सर यहीं पर अपना कन्वर्जेशन समाप्त करते हैं, इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। और थैंक यू सो मच सर एक बार फिर से कि आपने अपना कीमती वक्त हमें नहीं, कीमती वक्त किया, मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और मुझे तो आई एन्जॉय डूइंग दिस। मेरे बहुत से लोग आते हैं, मेरे इंटरव्यू करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि कम से कम इस बहाने 4 लोग और आपके बहाने हमें पहचानते हैं, हमें जानते हैं। और अगर मैं उनके किसी मदद में शामिल हो सकूं तो उसके लिए मैं प्रिपेयर रहता हूं। अब जैसे आपका इंटरव्यू देख के मेरे पास अक्सर फ़ोन भी आते हैं लोगों के, साहब मैंने देखा था, मैं भी आपकी संस्था ज्वाइन करना चाहता हूं, या मैं चाहता हूं आप मुझे मदद करें, मैं एक्टर बनना चाहता हूं। बहुत से फ़ोन्स आते हैं, लोग पता लगा लेते हैं फ़ोन नंबर, तो वो भी मैं करता हूँ। तो आई रियली एन्जॉय वॉट एवर आई एम डूइंग विद गॉड्स ग्रेस। मैं ये मानता हूँ कि मुझे ईश्वर ने जो मैं डिज़र्व करता था उससे कहीं ज़्यादा दिया है, और मैं अपने को बहुत ही सुखी और खुश महसूस करता हूँ। सर हमारी टीम के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर, वो आप एक बार साझा कर दीजिए सर। नहीं, बहुत अच्छा रहा, आपने इतना लंबा इंटरव्यू लिया, और आपने तो जिन जिन एस्पेक्ट्स पे बात किया, इन एस्पेक्ट्स पे और लोगों ने मेरे इंटरव्यू में बात नहीं किया। जैसे ये जो फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन पे आपने मेरी बात की, या आपने जो प्रोड्यूसर्स की बात की जो यहाँ पर आते हैं, लोग यूजुअली मेरे काम के बारे में ही ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन आपने ये सब भी बातें की तो थोड़ा इसका दायरा और बढ़ गया। एंड आई एम श्योर कि इससे अगर कुछ लोगों को फ़ायदा हो, कुछ लोगों को भला हो, तो आई विल फील हैप्पी कि मैं उनके किसी काम आ सका। बस मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे थोड़ा सेहत देते रहें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करता रहूँ, ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर करता रहूँ, लोगों की सेवा करता रहूँ। बस जी बिल्कुल, आप बने रहेंगे ऐसे ही। और सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर फिर से कि आपने अपना सर कीमती वक्त हमें दिया, क्योंकि सर इतना एज ग्रुप है हमारे बीच में, तो बहुत मुश्किल हो जाता हम जैसे लोगों को झेलना। हाँ, आई एम 81 तो लेकिन सर हमसे फिट मुझे लगता है सर आप ही है। नहीं ऐसा नहीं। तो सर देखिए, जो कुछ होते हैं लोगों के अपनी कम बीमारियां हैं, कुछ हैं, वो तो होते हैं। जैसे मेरी नी रिप्लेसमेंट हो चुका है, अब थोड़ा थोड़ा पैरों में दर्द अभी शुरू हुई, अब मैं एकदम से खड़े होता हूँ तो थोड़ा तकलीफ महसूस होती है, तो वो तो अब भाई हैं, तो जीवन के साथ जो विसंगतियाँ होनी हैं वो तो इस पॉडकास्ट को हम यहीं समाप्त करते हैं। और बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर से नए पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।